अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ वेव पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर। तो अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो कि ट्रांसपेरेंट है ट्रांस जाती है, तो क्या होता है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक ग्लास है और दूसरा वाटर है, पहला वाटर है दूसरा ग्लास है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा। तो चैप्टर नंबर 7 से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो बाउंड्री कंडीशन देखी है वो कुछ इस तरह से है। हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देखे हैं जो कि ये एप्सिलॉन 1, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। 2 का जो सिंबल यूज हो रहा है, ये 1 ये 2 1 2। तो ये जो कंडीशन है 1 और 2 ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए, और ये कंडीशन हमारे पास है पैरेलल कंपोनेंट्स के लिए। तो परपेंडिकुलर और ये हमारे पास पैरेलल। तो इन कंडीशंस को हम यूज करते हुए हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर एक सर्टेन एंगल पे या बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस। तो अब हम हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और बाउंड्री है। बाउंड्री हमारे पास जो डिफाइंड है वो एक्स वाई प्लेन है। तो ये है एक्स वाई प्लेन, ये है बाउंड्रीज जो ये आपको इमेज नजर आ रही है, ये एक्स वाई प्लेन में है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रही है इन द डायरेक्शन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और इस बाउंड्री से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट भी होगी ट्रांसमिट भी होगी। तो इस सारे सब रिलेशंस को हमने देखना है। लेकिन एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब इसमें क्या है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये है कि बाउंड्री जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी ये जो लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, वो स्क्रीन पे फॉल करती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आती है और स्क्रीन पे फॉल करती है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। और अगर वो फॉल करती है एक सर्टेन एंगल पे, एंगल विद नॉर्मल, आप अगर हाथ रख लें इसके ऊपर या कोई ऑब्जेक्ट रख लें जो आपकी स्क्रीन के बिल्कुल नॉर्मल पे है, तो वो जो होगा सर्टेन एंगल पे वो एंगल बनाएगी आपके उस ऑब्जेक्ट के साथ जो आपने इसके नॉर्मल पे रखा हुआ है। लेकिन वो केस हमारे पास डिफरेंट है। पहले अब वो नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये टॉपिक हमारे पास जो नॉर्मल इंसिडेंस का है। तो नॉर्मल इंसिडेंस मैंने जैसे डिफाइन किया कि आप समझें कि आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है या मोबाइल स्क्रीन वो एक्स वाई प्लेन है, और जो आपके पास जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो है डायरेक्शन है वो जेड की। ठीक है, तो ये रहा आपके पास जो है जो आपको मैश नज़र आ रही है, जाली नज़र आ रही है, ये आपके पास लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन है। तो ये उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास जो दोनों साइड पे जो मीडिया हमारे पास वो मीडिया लीनियर मीडिया है। ये एक और चीज़ याद रख लें, तो लीनियर मीडिया वाली हमारे पास इक्वेशंस होल्ड करेंगी। ये बेसिकली लीनियर मीडिया के लिए ही हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है। तो ये है वो इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव आपको बता दी है। आई जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इंसिडेंट है, और जेड की डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करी है। के वन का मतलब है मीडियम वन, और ये एक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोलराइजेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो पोलराइजेशन है अलोंग एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो पोलराइजेशन है अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस ऑसिलेट कर रहा है। तो जैसे ही आप एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड को फिक्स कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उसी वक्त ही उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है फिक्स हो जाती है, और वो है वाई डायरेक्शन। ठीक है, और जेड डायरेक्शन यहाँ से हमें पता चल रहा है वो है प्रोपोगेशन की। तो अगेन ये इंसिडेंट वेव है, यहाँ पे जेड हमारे पास प्रोपोगेशन डायरेक्शन है, एक्स हमारे पास पोलराइजेशन है। तो जैसे ये मीडियम पे पहुंचेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन के केस में जो हमारे पास ये सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आर है, और ये जो एरो हेड आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास वेक्टर के लिए, और टिल्डे नजर आ रहा है आपके पास कॉम्प्लेक्स वेक्टर है। और ये भी यहाँ पर भी हमारे पास बेसिकली ये टिल्डे है और एरो हेड होना चाहिए यहाँ पे भी, या फिर आप एरो हेड नहीं लगाते तो आपको पता होना चाहिए अंदर अंदर से आपके पास कि इधर कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, आपके पास का एम्पलीट्यूड हो सकता है, एक्स एम्पलीट्यूड हो सकता है, वाई एम्पलीट्यूड हो सकता है, जी एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास है ये हमारे पास है इंसिडेंट वेव, तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास ही है
ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव। तो इस बाउंड्री से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होंगी वो ये वेव होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है स्टिल वो पोलराइज है अलोंग, उसकी डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन पॉइंटिंग वेक्टर के मुताबिक जो हमारे पास है एस इज इक्वल टू 1/म्यू ई क्रॉस बी। और एक और चीज आपने देखा था, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन लिखें इसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वो बनता है ई इंटू के क्रॉस जी। ठीक है। तो जो हमारे पास ये पोलराइजेशन की डायरेक्शन थी, आई थिंक ये एन क्रॉस जी है। तो वो ही फिक्स कर देती थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये सॉरी, ये हमारे पास था जी। जी जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, और ये बन जाएगी नॉट। ठीक है, ये एक्स, और ये भी हमारे पास नॉट है। तो जी की डायरेक्शन पहले थी अलोंग, पहले इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव जी। तो इसके मुताबिक जो आपके पास बी का डायरेक्शन थी वो वाई थी। लेकिन जब रिफ्लेक्टेड वेव हुई, रिफ्लेक्टेड वेव के केस में ई तो हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में है, लेकिन ये नेगेटिव जी हो गया क्योंकि प्रोपगेशन डायरेक्शन टोटली नेगेटिव जी हो गई। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नेगेटिव अपेयर हो जाएगा, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव वेव नेगेटिव यहाँ से, और आपके पास ये जो है ये बता रहा है नेगेटिव कि प्रोपगेशन की डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव जेड है। और ये भी हमें बता रहा है कि प्रोपगेशन डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव जेड। तो दो सेट हो गए, एक सेट पहला हमारे पास है इंसिडेंट के लिए, और दूसरा सेट है हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। अब है थर्ड। थर्ड है जो इस बाउंड्री को क्रॉस कर गई है इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पोर्शन, वो है हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव। तो ट्रांसमिटेड वेव दूसरे मीडियम में है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो दूसरा मीडियम हमारे पास ये K2 से डिनोट है, ये भी K2 से डिनोट है। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल वही है जो कि इंसिडेंट वेव की थी। ठीक है, वो इसी इक्वेशन के मुताबिक जो मैंने अभी लिखी थी, बी नॉट इज इक्वल टू 1/v इंटू जी क्रॉस ही, इस इक्वेशन के मुताबिक। तो इस इक्वेशन के मुताबिक ये देखें बिल्कुल जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट और ये बिल्कुल कंपोनेंट बिल्कुल सेम है। और यहाँ से आपको प्रोपगेशन नजर आ रही है, ये प्रोपगेशन है अलोंग जी, और मीडियम कौन सा है, ये 2 वाला K2, और इनका आपस में रिलेशन ये है। तो बी नॉट की जगह पे आपने देखा होगा, मैं हर जगह पे यहाँ पे मैं एक रह गया सिर्फ एक्सप्रेशन, यहाँ पे मुझे पुट करना चाहिए था 1/v। ठीक है, V1। तो यहाँ पे भी V1 होना था और साथ होना था ए नॉट एप्सो नॉट टिल्डे। तो ये तीन सेट ऑफ इक्वेशन है। तो हमारा टास्क ये है कि हमने रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स देखने हैं, उसके लिए हमें अप्लाई करनी होंगी बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास आ जाएंगे ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स। तो बाउंड्री हमारे पास है z इज इक्वल टू जीरो पे, तो z इज इक्वल टू जीरो पे वो बाउंड्री मौजूद है, और यहाँ से हमें देखना होगा कि जो कोफिशिएंट्स हमें कैसे मिलते हैं उसके रिफ्लेक्शन के और ट्रांसमिशन के। तो हमारे पास कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है ऑन द सरफेस, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो परपेंडिकुलर आ रही है, उसकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन अलोंग एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू बाउंड्री। तो जबकि हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के, वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन होते हैं। तो अगर डायरेक्शन हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल है इसके, तो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसफर वेव्स। तो नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास बिल्कुल नहीं होंगे इस केस में, जो इस बाउंड्री पे टकराएंगे। तो पहली जो बाउंड्रीज हैं वो नॉर्मल कंपोनेंट वाली, वो तो ऑब्वियस है, देयर आर नो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसफर वेव्स। हाँ, पहल कंपोनेंट की बात करें, तो पहल कंपोनेंट में जो बाउंड्री कंडीशन हमें बताती है वो जो है 3, बाउंड्री कंडीशन 3 है कि पहल कंपोनेंट उनके कंटिन्यूस रहेंगे। तो पहल कंपोनेंट हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे हैं ये बाउंड्री के मीडियम 1 में, वो दो हैं। एक है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड,
इंसिडेंट और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड रिफ्लेक्टेड, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ट्रांसमिटेड है। इन दोनों को हमने इस इक्वेशन के मुताबिक इक्वेट करना है। एक चीज हमारे पास यहाँ पे आप याद रखिएगा कि हमारे पास अननोन्स कुछ हैं। यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड के वो इन टर्म डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंट है। तो हम सारी डिस्कशन जो कोफिशिएंट फाइंड करने में लगे रहेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड आ गए तो उसके बाद आपके मैग्नेटिक फील्ड के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड के भी एम्पलीट्यूड आपके पास आ जाएंगे। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी लेफ्ट हैंड साइड की मीडियम वन, और ये होगी राइट हैंड साइड जो मीडियम टू है। तो इन दोनों की इक्वलिटी, ये पहली हमारे पास इक्वेशन। दूसरी बाउंड्री कंडीशन यानी कि फोर्थ बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास कि वन ओवर म्यू बी पैरेलल इज इक्वल टू वन ओवर म्यू टू बी टू पैरेलल। तो ये यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली मैं पुट करूंगा, यहाँ पे आपके पास है दो वेव्स, एक है इंसिडेंट और दूसरी है हमारे पास रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आपको याद हुआ था, वो इन्वर्ट हुआ था, वो चेंज हुआ था। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो रिफ्लेक्शन है पहले वो हमारे पास पॉजिटिव आई के केस में थी इंसिडेंट में, और जब रिफ्लेक्ट हुआ तो नेगेटिव आई के केस नेगेटिव आई हो गई, तो इस वजह से नेगेटिव आ रहा है। ये हमारे पास है बी वन इंसिडेंट, नॉट भी आएगा, और ये हमारे पास है बी बी नॉट इंसिडेंट, और ये हमारे पास है बी नॉट रिफ्लेक्टेड, हमारे पास है बी ट्रांसमिटेड। तो ये रहा मेरे पास बी ट्रांसमिटेड, इस जगह पे मैंने बी की वैल्यू पुट की है, ठीक है, ये बी टू की वैल्यू ये आ गया। तो अब आप इसको सिर्फ सिंपल करोगे, दो इक्वेशन दो बाउंड्री कंडीशन, दो आपके पास दो बाउंड्री कंडीशन से दो इक्वेशंस आ गई। तो इसको मैंने थोड़ा सा वी वन जो है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो म्यू इस तरफ म्यू टू वी टू डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों को मैं इस तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी ई नॉट वन आई टिल्डे माइनस ई नॉट आर टिल्डे इज इक्वल टू दिस। तो ये जो फैक्टर है म्यू वन वी वन और म्यू टू वी टू, इसको मैं नाम देता हूँ बीटा का। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। तो दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है ये, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है ये। इन दो इक्वेशंस और आपके पास जो है तीन अननोन है, वो है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टिव ट्रांसमिटेड। तो आप यहाँ पे दोनों को अब ये यूनिकली तो इनके वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन आप ये काम कर सकते हो कि दो कोफिशिएंट्स को इन टर्म्स ऑफ थर्ड कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो ये है कि मैं रिफ्लेक्शन ऑफ जो एम्पलीट्यूड है उसको इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, और ट्रांसमिशन जो है एम्पलीट्यूड उसको इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। तो अब सिर्फ इसमें मैथमेटिक्स ये है कि एलिमिनेशन है। एक मरतबा अगर आप ट्रांसमिटेड की यहाँ से वैल्यू लें वो बनेगी आपके पास ई नॉट टी, या फिर यहाँ पे पुट कर दें बीटा ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ई नॉट आर के लिए सॉल्व कर लेंगे, और दूसरा केस आपके पास इस तरह बनेगा ई नॉट टी के लिए। तो पहला मैं आपको दिखा दूँ बाय यूजिंग वन एंड टू। तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू थी वो पुट कर दी मैंने ट्रांसमिटेड की, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड की वैल्यू पुट करने के बाद मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद मेरे पास वैल्यूज आ गई ये जो आपको आसानी से देख रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल अलजबरा है। तो ये रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, और सिमिलरली आप एलिमिनेट करने रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड को, तो आपके पास आ जाएगा ट्रांसमिटेड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट। तो ये दोनों इक्वेशन इन रिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट, ट्रांसमिटेड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट। तो बीटा की आप वैल्यू अगर आप देखें तो उसमें म्यू नॉट और म्यू अपेयर हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था अक्सर आपके पास मटेरियल ऐसे हैं जिनमें म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ मैटर। तो म्यू नॉट म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा सिर्फ आपके पास बन जाएगा वी वन ओवर वी टू। तो बीटा की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें वी वन और वी टू, तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज आ जाएगा वी टू माइनस वी वन और वी टू प्लस वी वन, अगेन रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट। दूसरी इक्वेशन भी बिल्कुल इसी तरह,
बीटा की जगह पे आप V1 और V2 पुट कर दो तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा, ट्रांसमिशन इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट। तो जिस तरह हमने प्रीवियस डिस्कशन में देखा था कि रिफ्लेक्शन कब होगी, इन फेज होगा या आउट फेज होगी, जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड वेव है या ट्रांसमिटेड वेव का केस क्या होगा। तो अगर आपके पास जो सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो रिफ्लेक्टेड वेव इन फेज होगी, और अगर आपके पास सेकेंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट कम है तो वो हमारे पास आउट ऑफ फेज होगी, और आउट ऑफ फेज कितनी होगी, वो होगी 180। तो ये दोनों को मैंने इस तरह मर्ज कर दिया, नेगेटिव इसके अंदर एब्जॉर्ब है। एक केस में हमारे पास वो होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा अगर E2 ग्रेटर देन V1 है, तो हमारे पास दोनों इन फेज रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट। और दूसरी हमारे पास होगा यहाँ पे नेगेटिव अपेयर होगा, ये देखिए V2 लेस देन होगा अगर V1 से, तो जो कि बताएगा ये टोटली आउट ऑफ फेज है या फिर 180 डिग्री है। तो ट्रांसमिशन हमारे पास दोनों केस में इन फेज रहेगी, तो इसमें कोई आपके पास एप्सिलॉन नजर नहीं आ रहा। अब पूरे एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। तो आप ये वैल्यू पुट करो एन ओवर सी वी की इन जगहों पे, C1 पे C2 पे, तो आपके पास ये पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगी। अब जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में वो था रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कितनी हो रही है, वो हमें ये कोफिशिएंट मिले हैं, लेकिन हम जा रहे हैं कि वो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एंड व्हाट फ्रैक्शन इज ट्रांसमिटेड। तो इंसिडेंट एनर्जी की कितने फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुई है एनर्जी, और कितने फ्रैक्शन जो है वो ट्रांसमिट हुई है, और वो हमें बताएगी इंटेंसिटी। तो एक्सप्रेशन मैं ये यूज कर रहा हूँ इंटेंसिटी का, वो है 1/2 एप्सिलॉन V/E0 स्क्वायर। और जो चूंकि हम हमारे पास लीनियर मीडिया और स्मूथ मीडियाज में अक्सर में जो दोनों मीडियम की जो होता है परमेबिलिटी वो सेम है, तो इस केस में परमेबिलिटी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों साइड्स पे। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी डिवाइड बाय इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो इस जगह पे आप रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड पुट करोगे, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड आएगा इस जगह पे, ठीक है। और मीडियम हमारे पास होगा 1, और परमेबिलिटी हमारे पास 1 होगी, तो ये यहाँ पे पुट करोगे। और इंसिडेंट हमारे पास आएगी, यहाँ पे भी बिल्कुल यही होगा, एप्सिलॉन 1 V1 होगा, लेकिन यहाँ पे E0 I होगा, दोनों को डिवाइड करोगे ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप बस ये बचाएगा E0R ओवर E0R। तो इन एक्सप्रेशन से इधर से आप देख रहे हो E0 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर E0R ओवर E0I बन जाएगा तो आपके पास ये पूरा फैक्टर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, इतने परसेंट आपके पास फ्रिक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। अब आए ट्रांसमिशन पे, तो ऊपर इसी तरह ट्रांसमिशन इंटेंसिटी आएगी, नीचे रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटी आएगी, और यहाँ पे जो आपके पास कोफिशिएंट आएंगे ट्रांसमिशन के लिए वो 2 बन जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर 2 आगे, और नीचे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 1 V1 आगे। और यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड, और ये है इंसिडेंट इनटू एम्पलीट्यूड। तो ये वैल्यू है यहाँ पे पुट होगी, तो 4n1n2 ओवर n1 प्लस n2 बन गया हमारे पास। तो ये है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स, जो कि हमें बता दें कि कितने परसेंट जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हुई है और कितनी हमारे पास वो ट्रांसमिट हुई है। तो रिफ्लेक्शन और कोफिशिएंट का जो सम है वो ऑब्वियसली इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट है जितने परसेंट रिफ्लेक्ट हुई और जितने परसेंट ट्रांसमिट हुई, तो दोनों को ऐड करो तो आपके पास 100% आना चाहिए। तो ये रही हमारी डिस्कशन ऑन नॉर्मल इंसिडेंट्स।